हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की क्लास 12 की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 जो कि है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जो यूएस है आफ्टर कोल्ड वॉर वो एक हेजेमनी की तरह एग्जिस्ट किया था। आज हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि उस हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए कुछ ना कुछ और जो अल्टरनेटिव सेंटर्स थे पावर के वो कौन से थे। इसमें मेनली जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अराउंड ईयू, यूरोपियन यूनियन, फिर उसके बाद आसियान कंट्रीज़ के बारे में कि कैसे वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, फिर सबसे ज़्यादा जो आजकल चर्चा में रहता है दैट इज़ राइज ऑफ चाइना। ये तीन चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का काम किया और कैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जो यूएस की हेजेमनी है उसे कहीं ना कहीं चैलेंज करने की कोशिश की। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस पूरी वीडियो के नोट्स चाहिए हों तो आप उसके लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस नोट के साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। इट वॉज एविडेंट सिंस एंड ऑफ कोल्ड वॉर दैट अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लिमिट अमेरिकाज डोमिनेशन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कैसे हेजेमनी वर्क करती है, हेजेमनी का मतलब क्या होता है। उसमें हमने अमेरिका की हेजेमनी जो थी उसके रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। तो उनसे हम ये समझ सकते हैं कि हेजेमनी को चैलेंजेस होना ज़रूरी है। अगर हेजेमनी को कोई चैलेंज ही नहीं करेगा और वो पूरी तरह अथॉरिटेरियन बन जाएगी तो उस केस में बहुत सारे इश्यूज अराइज होने शुरू हो जाएंगे और वो भी ऐसे इश्यूज जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसलिए अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स चाहिए, ये उसी समय लोगों को समझ आना शुरू हो गया था। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम एज एन ऑर्गेनाइजेशन किसी ने किया वो किया यूरोपियन यूनियन ने और आसियान ने। और अगर आपको ध्यान हो तो ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आजकल भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और जिनकी सक्सेस के बारे में हम सब जानते हैं। ऑल्दो ठीक है, EU के बारे में अगर हम बात करें तो आजकल काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, पर फॉर टाइम बिंग वो सारे चैलेंजेस सप्रेस हो गए हैं इन व्यू ऑफ कोविड-19। तो EU और आसियान एक पावर सेंटर, अल्टरनेटिव पावर सेंटर की तरह अराइज किए थे। मगर इसके साथ एक और चीज़ थी जो अराइज हो रही थी और वो क्या थी? इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। मगर चाइना का जो राइज़ है वो हमेशा ज़्यादा चर्चा में क्यों रहता है? वो इतनी ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्टेबल नहीं होता सोसाइटी को जितना अच्छे से बाकी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जो राइज़ है वो साइलेंट नहीं है, वो ड्रामेटिक है और उसमें अग्रेशन बहुत है। तो ये चीज़ें हैं कि जिसके कारण ये हमेशा से जब हम बात करते हैं राइज़ ऑफ चाइना तो वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग होती है कि ये मतलब इसके बारे में अच्छी सोच ज़्यादा नहीं रखी जाती है। वो कैसे होता है, राइज़ ऑफ चाइना कैसे हुआ, ये हम अपनी डिस्कशन में देखेंगे। पर फिलहाल हम अपनी डिस्कशन में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें यूरोपियन बहुत थे। तो यूरोप कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन के कारण यूरोप की एक आइडेंटिटी ही क्वेश्चनेबल हो गई थी। एक ही अगर जो कंट्रीज़ है वो जैसे सपोज़ कीजिए इंडिया की स्टेट्स हैं, तो अगर वो स्टेट्स हर कोई अलग एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग लड़ रही है तो इंडिया की अपनी आइडेंटिटी ही थ्रेटन हो जाएगी। कि अगर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी जगह के, अगर वो आपस में ही अच्छे से नहीं रहना चाहते तो वो मिलके कैसे एक लार्जर कम्युनिटी या लार्जर आइडेंटिटी बनाएंगे। और वही यूरोप के केस में था। यूरोप एज अ क्वेश्चन अराइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज World War II had shattered assumptions and structure on which European states had made their relations, क्योंकि उनके जितने भी रिलेशंस थे वो सब डिट्रॉइट होने शुरू हो गए थे। और वर्ल्ड वॉर 2 की हमने बात की, यहाँ पे वही उसके बारे में थोड़ा लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो 1939 से 45 के बीच में हुआ था, जो हम सबको पता है। उसमें 2 पावर्स थी, एक्सिस पावर और अलाइज। जो एक्सिस पावर्स थी उसमें ये कंट्रीज़ थी, जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, ये सब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। और अलाइज में ये कंट्रीज़ थी। मगर हुआ क्या, एक ही ये सारी चीज़ें तो थी, एक ही इसके कारण उन्हें लग रहा था कि कैसे अब ये सारी कंट्रीज़ जो आपस में लड़ चुकी है वो इकट्ठी कैसे होगी। मगर जो कोल्ड वॉर थी उसी ने ही इन सारी कंट्रीज़ को इकट्ठे होने का मौका दिया। वो कैसे दिया, जब हमने कोल्ड वॉर
डिस्कस किया था, या हमने डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन डिस्कस किया था, तब भी हमने देखा था कि जो कंट्रीज़ थी यूरोप में भी, जो कंट्रीज़ थी उनमें कुछ कंट्रीज़ जो थी वो सोवियत के साथ थी, और जो सोवियत के साथ थी वो कम्युनलिज्म की भावना को ज़्यादा नेचुरली चेरिश करती थी। पर हुआ क्या, जब वो वहाँ से सोवियत से डिसइंटीग्रेट होके या वहाँ से हट के उन्होंने आइडियोलॉजी दूसरी अपनानी शुरू की या अपने आप को सोवियत से हटाना शुरू किया, तो क्या हुआ, वो यूरोप की जो बाकी कंट्रीज़ थी उनके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करने उन्होंने शुरू कर दिए। तो जैसे ही रिलेशंस एस्टैब्लिश होने शुरू होते हैं, उसका मतलब क्या है, आपस में कॉपरेशन बनेगा, और कॉपरेशन बनेगा तो तुम एक इकट्ठे होके यूरोप की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो वही यूरोप के केस में हुआ। कोल्ड वॉर ने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उन सबको इकट्ठा करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या थी, ये तो ठीक है कि कंट्रीज़ ने अब कॉपरेशन शुरू कर दिया। सेकेंड थिंग जो रहती है वो रहती है फाइनेंशियल हेल्प, जो कि यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प मिली थी अमेरिका से। अमेरिका, आपको पता है कोल्ड वॉर इरा में 2 पावर सेंटर्स थे, उनमें एक अमेरिका था। और फ़ायदा क्या होता था कि कोई भी कंट्री ये जो 2 पावर सेंटर्स हैं उनमें से किसी से भी फ़ायदा उठा के अपने आप को आगे बढ़ा सकती थी। जो कि हमने लास्ट जो स्ट्रेटजीज़ देखी थी उनमें भी हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी यही देखी थी कि कैसे हम अपने आप को इंस्टेड ऑफ ऑपोजिट खड़ा करने के, जो भी हमारी हेजेमोनिक पावर है उसके, हम जो हेजेमनी है उससे फ़ायदा उठाएं और अपने आप को इम्प्रूव करें या अपने आप को आगे बढ़ाएं। वही यूरोप के केस में हो रहा था। यूरोप ने क्या किया, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिली अमेरिका से, जिसे उन्होंने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, और इकॉनमी जो उनकी ख़त्म हो गई थी, ख़त्म इन द सेंस बहुत ज़्यादा पीछे आ गई थी बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो वो अपने आप रिवाइव होनी शुरू हो गई। और जो ये पूरी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी अमेरिका के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो मिल रही थी अंडर मार्शल प्लान। और इसमें उन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी जिससे कि जो वो एड दे रहे हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन देखती थी। और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1948 में, और बाद में ये बंद हो गई क्योंकि मैंने अभी जैसे बात किया इसका जो मेन एजेंडा था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं था। ऑल्दो ये जो इकोनॉमिक कॉपरेशन थी, मतलब OEEC थी, इसका जो काम था, ठीक है, वो तो जो एड आ रही है उसे तो डिस्ट्रीब्यूट करना था ही था, पर साथ के साथ ये एक तरह से एक फोरम प्रोवाइड करती थी जहाँ पे लोग जो थे वो आपस में ट्रेड को लेके या जो भी उनके इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको लेके आपस में बात करते थे, उन पर कॉपरेशन होता था। तो ये सारी चीज़ें जो क्योंकि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो बहुत स्कैटर्ड थे, मतलब हर कोई अलग अलग कंट्री था, और उस अलग अलग कंट्री को हर कंट्री से इंडिविजुअली बात करना इतना आसान नहीं होता। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन के बनने का मेन कारण यही होता है ताकि जो लोग हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठी बैठ के आराम से जो भी उनके डिस्कशंस हैं वो कर सके, जो उनकी क्वेरीज़ हैं वो रेटिफाई हो सके या वो ठीक हो सके, उनके आंसर मिल सकें। मगर अगर सपोज़ आप देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी बहुत सारी, जितनी भी आजकल तो सिर्फ ये 2 नहीं, यूरोपियन यूनियन या आसियान नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट है वर्ल्ड में। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया भी पार्ट बन के रहता है। क्यों रहता है, ताकि वो वहाँ पे कंट्रीज़ में जाके, देखिए इंडिविजुअली हर कंट्री से बात करना इतना आसान नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, एक फोरम क्रिएट किया जाता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। उस फोरम में सारी कंट्रीज़ आके एक ही बार में इकट्ठी बैठ के अपनी सारी क्वेरीज डिस्कस करती है, अपने रिलेशंस इंप्रूव करती है। तो वही चीज़ होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस उसे बढ़ाती है। और यहाँ पे जो OEEC था, ये भी एक तरह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके कारण जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सब इकट्ठी बैठ सकती थी और इकट्ठी बैठ के अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर सकती थी। तो ये मेन फ़ायदा हुआ था। ये मैंने साथ में मैप इंक्लूड किया है, पर आप देखिए बिल्कुल भी मैप की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम मैप की सीरीज़ अलग से स्टार्ट कर देंगे ताकि क्या हो कि आप मैप को अच्छे से समझ सके। अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट मैप पे कुछ बोल भी दूँगी तो भी आपको उसको अच्छे से समझ नहीं आएगा, समझ इन द सेंस मेमोराइज़ नहीं होगा। मगर अगर मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूँ, आप उस वीडियो को 1-2 बार सुन लें, तो उससे क्या होगा कि आपको
मैं ये नहीं कहती कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस याद हो जाएंगी, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उन्हें मेमोराइज कर पाओगे। और विजुअलाइज और मेमोराइजेशन यही दो की है अगर आप मैप फिल करना चाहते हो, ठीक है। पर वैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने मैप इंक्लूड किया था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज़ है, यूके देखिए, आयरलैंड, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये यहाँ पे मेंशन है। फिर फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टैब्लिश। अब देखिए काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश की, जैसे उनका जो इकोनॉमिक और ट्रेड जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए, तो वैसे जो अगला स्टेप आता है किसी भी कंट्री को या किसी भी यूनियन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके लिए रहता है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब पॉलिटिकल कोऑपरेशन पे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, जिसके लिए काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया गया 1949 में। और यहाँ पे फिर वही बात लिखी हुई है कि जैसे सोवियत ब्लॉक जो था कोलैप्स हुआ, मतलब एंड हुआ, उसके बाद यूरोप जो था वो सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया और फाइनली यूरोपियन यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1992 में। और हमें पता है ओवर टाइम जो यूरोपियन यूनियन है वो इवॉल्व फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल वन, क्योंकि पहले इकोनॉमिक टाइज थे, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल टाइज इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। इट हैज़ इट्स ओन एंथम, फाउंडिंग डाटा, करेंसी, हर चीज़ इनकी अपनी हो गई। मतलब ये एक ऐसी आइडेंटिटी प्रोवाइड करते थे अपनी कंट्रीज़ को जो इसके अंडर आते थे कि उन्हें ऐसा लगे कि वो एक कंट्री की जगह, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया में भी एक स्टेट की जगह आप सबसे पहले एक इंडियन हो, वैसी एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश थी कि आप सपोज़ अगर यूके में रहते हो, आप यूके के सिटीज़न होने से पहले यूरोप के सिटीज़न हो, तो वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ये यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई थी। इट हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कॉपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर स्पेशली फ्रॉम अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। वही मैंने बात किया, जैसे सोवियत ब्लॉक से लोग ये जो कंट्रीज़ थी वो निकल के आ रही थी, तो उन्होंने अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश करने शुरू किए। क्यों किए? क्योंकि देखिए आप कहीं भी अपने आप को सबसे अलग नहीं रख सकते हो, आपको लोगों के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं और हर कंट्री को ऐसा करना पड़ता है। तो वही उन कंट्रीज़ के साथ था, चाहे वो पहले किसी और आइडियोलॉजी को चेरिश करते थे, चाहे वो अब भी उसी आइडियोलॉजी को चेरिश करें, पर स्टिल उन्हें क्या करना पड़ता था कि अब उन्हें अपने रिलेशन और कंट्रीज़ के साथ भी इस्टेब्लिश करने थे। क्योंकि अब जो उनके गॉड फादर की तरफ वर्क करता था सोवियत ब्लॉक, वो अब नहीं एग्जिस्ट करता था, तो उन्हें अपने आप से ही जो चीज़ें हैं वो टैकल करनी थी। तो वो सारी चीज़ें क्या फ़ायदा दे रही थी कि वो सारे लोग जो सोवियत ब्लॉक से निकल के आ रहे थे वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। वो हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यूरोपियन यूनियन की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, डिप्लोमेटिकली भी और पॉलिटिकली भी। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज द एशिया एंड अफ्रीका। अब देखिए हम भी अगर अपनी बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ डील्स नहीं करना चाहते, हम ईगरली वेट करते हैं कि हम भी यूरोपियन यूनियन के साथ डील करें। क्योंकि देखिए डील करने में हमेशा सिर्फ यही होता है कि हमारे लिए एक नई मार्केट ओपन होगी और वो मार्केट ओपन करके हम वहाँ पे उस मार्केट को कैप्चर करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो वही यहाँ पे भी है, एक ही जो ये यूरोपियन यूनियन है इसकी मार्केट बड़ी है, तो इसलिए हमें ये रहता है कि हमें क्या मतलब सभी को ये रहता है कि हम इनके साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकें और ताकि हमारे लिए ये नई मार्केट खुल सके। अदर थिंग्स दैट शो पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन वो क्या है, एक ही वर्क एज इम्पॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO। हमें पता है यूरोपियन यूनियन का अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जो यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस, उनकी परमानेंट सीट है UN सिक्योरिटी काउंसिल में। UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं भी समझ रहे हो तो अगला चैप्टर हमारा ये जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी डिस्कशन को भी इंक्लूड करेगा। तो हम अगला नहीं, आई बिलीव 6th चैप्टर है तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे अच्छे से कि UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। खैर इस समय आप ये देखिए कि 2 यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और EU की जो आर्मी है वो
काफ़ी बड़ी है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि ईयू की जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, एरोनॉटिक टेक्नोलॉजी है, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सब दिखाता है कि कैसे यूरोपियन यूनियन, जिसकी पहले जो आइडेंटिटी थी वो थ्रेटन्ड थी कि वो रहेगा भी या नहीं रहेगा, वो एज अ यूनियन एग्जिस्ट करेगा यूरोप, तो वो कैसे अपने आप को इतना इवॉल्व कर गया कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड अफेयर्स में। और ये क्या कर रहा है आप समझ रहे हो, अगर इसकी अपनी एक जगह है वर्ल्ड अफेयर्स में, तो उससे क्या हो रहा है कि जो यूएस की हेजेमनी है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती है। क्योंकि अगर सपोज यूएस ज़्यादा करेगा तो यूरोपियन यूनियन भी है, उसके साथ भी बात की जा सकती है। तो ये फ़ायदा होता है अल्टरनेट पावर सेंटर होने का। अभी हमने एक अल्टरनेट पावर सेंटर देखा, अब हम सेकेंड देखते हैं। मगर उसको देखने से पहले हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि जो ये यूरोपियन यूनियन फेस कर रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसी कंट्री या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे चैलेंजेस ना हो। तो यूरोपियन यूनियन के केस में भी चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस क्या है? सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रा नेशनल कैसे, जैसे हमने बात किया ना कि वो एक आइडेंटिटी देने की कोशिश करती है अपने मेंबर्स को। जैसे कि इंडिया के केस में होता है कि तुम इंडियन पहले हो और स्टेट के जो सिटीज़न हो वो बाद में हो, वही यहाँ पे होता है। और वही इशू यहीं पे भी है कि वो ऐसा बोलते हैं कि तुम हमारे जो पर्सनल अफेयर्स हैं हमारी कंट्री के, उसमें इंटरफेयर करते हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरियाज़ में इंटरवीन करते हो, जो कि वो लोग नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे अपने फॉरेन रिलेशंस हैं, हम अपने हिसाब से अपनी जो इकोनॉमी है उसे रन करना चाहते हैं। और यही कारण है जिसका एक इफ़ेक्ट हम ब्रेक्सिट के रूप में देखते हैं। ब्रेक्सिट जिसको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ब्रेक्सिट भी क्या है? एक चैलेंज ही है यूरोपियन यूनियन की जो आइडेंटिटी है उसे। क्योंकि देखिए, जो ब्रिटेन है वो बहुत अच्छी इकोनॉमी है, और इतना अच्छी इकोनॉमी को अपने एक जो पार्ट है उससे अलग करना यूरोपियन यूनियन के लिए भी मतलब अच्छा नहीं है। मगर ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो सब चीज़ फॉलो अप होगी, पर ये एक चैलेंज है यूरोपियन यूनियन की आइडेंटिटी को। उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, जैसे डेनमार्क और स्वीडन का एग्जांपल दिया जाता है कि जिसने जो ये ट्रीटी थी उसे अडॉप्ट करने को मना किया था। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि यूरो जो है वो पूरे यूरोप में यूज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, जैसे कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप ये सोच सकते हो कि जैसे इंडिया के केस में होता है कि हम ये बोलते हैं कि जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है और जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है। वही चीज़ सेम यहाँ हो रही है, वही यहाँ पे भी होता है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो हमारे अफेयर्स में इंटरवीन कर रही है, जैसे कि हमारी स्टेट्स बोलती हैं, वो हमारी जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उनमें इंटरफेयर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चैलेंज के फॉर्म में ईयू की केस में एग्जिस्ट करती है। अब बात आती है आसियान की। पहली बात तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इससे समझ गए होंगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो उसकी एसोसिएशन है उसे आसियान बोलते हैं। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनकी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि ये सारी जो एशियन कंट्रीज से लगभग वो सारी की सारी पहले किसी न किसी की कॉलोनी थी। तो कॉलोनी थी तो नेशनली डीकोलोनाइजेशन के बाद उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो कि सेम एज इट इज़ इंडिया के केस में भी थे, क्योंकि हम भी तो वैसे एशियन कंट्री ही है ना। तो वो चैलेंजेस कैसे थे? जैसे नेशन बिल्डिंग, आपको ध्यान हो तो हमने नेशन बिल्डिंग के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। एक इंडिया के केस में नेशन बिल्डिंग कैसे हुई थी, उसके क्या क्या चैलेंजेस थे, 12th क्लास की जो पहली बुक है उसमें। रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी का तो हम सबको पता है, इंडिया आज भी इवन पॉवर्टी से कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मगर वही बात आती है कि डीकोलोनाइजेशन के बाद जैसे यूरोपियन और जापानीज़ जो कॉलोनीज थी है, उसके बाद इनके सामने ये सारे चैलेंजेस थे। और फिर हुआ क्या? डीकोलोनाइजेशन आपको ध्यान हो तो कब स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वॉर ईरा में। और कोल्ड वॉर ईरा में जब ये डीकोलोनाइज हुई भी तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब ये कौन से ब्लॉक के साथ साइड अप करें, क्योंकि इन सबको पता था कि अगर ये किसी भी ब्लॉक के साथ साइड अप करेंगी तो इन्हें लॉस ही लॉस होगा। लॉस ही लॉस क्यों होगा? क्योंकि अगर वो सपोज सोवियत के साथ जाएंगी तो साथ में वो अमेरिकन या जो यूएस का ब्लॉक है उससे हॉस्टिलिटी लेंगी, और हॉस्टिलिटी लेंगी तो उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी। सेम एज इट इज़ अगर वो यूएस के साथ अलाई करेंगी तो सोवियत की हॉस्टिलिटी लेंगी। तो ये सारे कारण थे कि उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जाना। ऐसे में एक कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज़ बैंडंग कॉन्फ्रेंस, और उसमें क्या हुआ था आपको ध्यान होगा तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट हम कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, जिसमें अफ्रीकन एशियन जो भी कंट्रीज़ थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और फिर बाद में नैम की भी
इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मगर इन सब का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें पता है कि रोल नहीं रहा था। वन इनइफेक्टिव इन एस्टेब्लिश कन्वेंशन फॉर इनफॉर्मल कॉपरेशन एंड इंटरेक्शन। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हमें कुछ अपना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों से कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की, दैट इज़ आसियान। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1967 में, बाय 5 कंट्रीज़। 5 कंट्रीज़ कौन सी थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। देखिए ऐसा नहीं है कि आज 5 कंट्रीज़ हैं, आज 10 कंट्रीज़ है विद 1 ऑब्जर्वर, मगर जो ये उस समय जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था आसियान को, वो 5 कंट्रीज़ थी। और ये किसकी डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। आप आसियान की अगर मेंबर कंट्रीज़ का मैप देखना चाहते हो तो वो भी हमने इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, ये सारा म्यांमार हो गया। यहाँ पे ये देखिए कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई। तो ये 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आसियान की। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब इसमें सॉफ्ट इश्यूज़ भी इंक्लूडेड थे, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो टाइज है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इनका ध्यान इस चीज़ पे भी था कि कैसे कल्चरली लोगों को डेवलप करना है। यही एक ऐसा बोला जाता है स्ट्रेंथ रहा है आसियान का, कि ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों चीज़ों पे इक्वली जो ध्यान है वो देता है। और इसका ये तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो था। सेकेंडरी क्या है, जैसे पीस, वही जैसे सॉफ्ट इश्यूज आ गए ना, पीस को प्रमोट करना, स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करके रखना। पर जैसे यूरोपियन यूनियन था वो अपनी एक तरह से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रखना चाहता था, आसियान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आसियान को बिल्कुल क्लियर था कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नेशंस हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है, और उसके बिना वो इंटरनेशनल स्फीयर में अपने आप को ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता है। ये आसियान का थॉट था। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज़ क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में हमने देखा कि क्या होता है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमेशा जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं ये बोलती हैं कि वो हम पे अपनी अथॉरिटी जमाता है। तो आसियान के केस में ऐसा नहीं था। आसियान के केस में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो नेशनल सॉवरेनिटी, मतलब जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अपना हक है, वो जो चाहे वो जैसे अपने अफेयर्स को मॉड्यूलेट या रेगुलेट करना चाहती है वो कर सकती है। यही आसियान का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल फंक्शनिंग थी। In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars। मतलब पहले तो ये आसियान ने अपने आप को इवॉल्व किया, उसका क्या सोच थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। फिर बाद में उसने और चीज़ें भी अपने अंदर, अपने स्कोप के अंदर इंक्लूड करनी शुरू कर दी। वो क्या थी, जैसे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशो कल्चर कम्युनिटी। मतलब पहले आसियान था, अब उसने फर्दर 3 पिलर अपने अंदर इंक्लूड करने शुरू कर दिए, और उसमें वही चीज़ें थी। सबसे पहले सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना, इकोनॉमिक कम्युनिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करना, और सोशो कल्चरल कम्युनिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करना। मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही सब ध्यान में रख के उन्होंने 3 पिलर्स इंक्लूड किए थे। ASEAN Security Community was based on convention that outsiding territory dispute should not escalate into armed confrontation। क्योंकि देखिए आर्म्ड कन्फ्रंटेशन जो भी होती है उससे इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखने में लगता है कि एक जो कंट्री है उसने वॉर जीत लिया, मगर एक्चुअल में किसी ने भी वॉर नहीं जीता होता है। बस हाँ ये होता है जो वॉर हारता है उसकी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है, अदरवाइज़ जीतता कोई भी नहीं है, क्योंकि जो जीतने वाली कंट्री भी होती है उसके भी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। तो आसियान कम्युनिटी जो थी उसको इतना पता था कि हमें जो भी हमारे इश्यूज़ हैं वो बैठ के सॉल्व करने हैं, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे के साथ लड़ने की। क्योंकि पहले हम डीकोलोनाइज हुए हैं, हमारे में इतनी ज़्यादा अभी हमें बहुत ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत है। उसमें अगर हम अभी आर्म्ड कन्फ्रंटेशन शुरू कर देंगे तो उसमें हम डेवलप तो क्या होंगे और अंडर डेवलप होते चले जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी उसका क्या था, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन आसियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। जैसे कि नाम दिखाता है इकोनॉमिक कम्युनिटी है तो इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ है उसकी बात करेगी कि कॉमन मार्केट हो, मतलब जो आसियान की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो कॉमन मार्केट की तरफ वर्क करे।
और वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। उनका मेन फोकस क्या था कि फ्री ट्रेड एरियाज़ या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेबर और सर्विसेज अच्छे से इम्प्रूव हो। और आपको ध्यान होगा तो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो प्रोसेस चला था, एग्रीमेंट है, वो भी न्यूज़ में रहता है अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो। तो उसमें भी क्या है, उसमें ये जो आसियान कंट्रीज़ है, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज़ इस पार्टनरशिप या इस एग्रीमेंट का पार्ट है। और इसमें भी बहुत इंडिया की अपनी हॉस्टिलिटीज़ हैं, जिसके कारण इंडिया बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये मतलब जिस फॉर्म में आप RCEP को ऐड करना चाहते हो या एग्री करना चाहते हो उस फॉर्म में एग्री हो। और वो क्या है, वो होपफुली आपने न्यूज़ में भी फॉलो किया होगा कि RCEP बोलता है कि जो मार्केट है वो सबके लिए इक्वली ओपन हो सके, मगर हमारी हॉस्टिलिटी है अराउंड चाइना कि चाइना के लिए हम उस हिसाब से हर चीज़ बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इनका फ्री ट्रेड एरिया के ऊपर ज़्यादा जोर होता है। तो ये इस केस में भी यही बोल रहे हैं, मगर हमें हॉस्टिलिटी क्या है, हमें केवल शायद सभी को, कि फ्री ट्रेड एरिया जो है अगर वो चाइना को अवेलेबल किया जाएगा तो चाइना अपनी जो मार्केट कैप्चरिंग जो उसकी ये पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उसके थ्रू वो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। ASEAN is the only regional association in Asia that provides political forum where Asian countries and major powers can discuss political and security concerns। फिर अब बात आती है चाइनीज़ इकोनॉमी की, जो कि हमेशा से बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइज़ है इसका। तो चाइना की जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो 1978 से स्टार्ट होती है, और क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक राइज है वो काफ़ी अच्छा रहा है, इसी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है रीजनल अफेयर्स में। एशिया के केस में आपको ध्यान होगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ के कारण चाइना हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे कभी साउथ चाइना सी के ऊपर अगर हम बात करें तो उस केस में भी चाइना अपना एग्रेशन दिखाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना अपना एग्रेशन दिखाने में कभी पीछे नहीं हटता। हुआ क्या था, देखिए जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में जब ये आज़ाद हुआ था तो इन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था अंडर लीडरशिप ऑफ हाउ। तो उससे क्या हुआ था, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, और इसकी जो इकोनॉमी थी वो नेचुरली फिर किसके बेसिस पे होनी थी, सोवियत मॉडल के ऊपर, क्योंकि आपको ध्यान होगा दो पोल्स थे, सोवियत और US। तो इन्होंने अपने आप को किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करवाया था, सोवियत की फॉर्म में। उसके कारण उन्होंने जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी उसके साथ अपने लिंक एस्टैब्लिश करने से मना कर दिया कि हम उनसे अपने लिंक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। पर हुआ क्या, देखिए इससे किसी का नुकसान नहीं, उनका अपना नुकसान हुआ। तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा वो ख़त्म होता जा रहा है। और देखिए कोई भी इकॉनमी है उसे ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए और गुड्स भी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी और गुड्स वो किसी न किसी कंट्री से इम्पोर्ट करती है। तो वो इंपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी करेंसी तो लेंगे नहीं, वो फॉरेन जो एक्सचेंज है उसके हिसाब से वर्क करता है। तो तब चाइना को समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड। उसने सोचा कि अगर जो मैं इंपोर्ट करता हूँ उसकी जगह पे मैं जो घर में या अपने इधर जो भी डोमेस्टिक गुड्स बना रहा हूँ अगर वो एक्सपोर्ट करने लग जाऊँ तो उसमें मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा फॉरेन एक्सचेंज भी बच जाएगा और मेरा जो इंपोर्ट है उसका खर्चा भी निकल आएगा। और ये स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर चाइना ने वर्क करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, इकॉनमी जो थी चाइना की वो ग्रो होनी शुरू हो गई 5 to 6%, जो बहुत अच्छी थी, मगर उसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और ये कारण था एक कि उसकी चाहे अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी पर फिर भी उसके लिए सही नहीं थी, उसे और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत थी। तो फाइनली चाइनीज़ लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970 and ended its political and economic isolation with the establishment of relation with US in 1972। ये फाइनली 1970 में जो चाइनीज़ लीडरशिप थी उसने सोचा कि हाँ हमें कुछ ना कुछ तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, अब तो हमें अपने आप को कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और US के साथ उन्होंने अपने रिलेशन इस्टेब्लिश किए 1972 में। मगर जो चाइना था, चाइना के साथ प्लस पॉइंट ये था
कि उसने ये जो अपनी इकॉनमी धीरे धीरे खोलनी शुरू की थी, इसे प्राइवेटाइज़ करना शुरू किया था, वो सारी चीज़ें उसने शॉक थेरेपी के थ्रू नहीं की थी। शॉक थेरेपी अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब सोवियत के केस में डिस्कस किया था कि सोवियत डिसइंटीग्रेशन, तो हमने उसमें देखा था कि कैसे उन्होंने शॉक थेरेपी थी वो इम्पोज की थी सोवियत ने रशिया के ऊपर। तो चाइनीज़ जो इकोनॉमी थी उन्होंने शॉक थेरेपी नहीं ली थी, उन्होंने हर चीज़ एकदम से नहीं अब्रप्टली उनके साथ हुआ था, वो सब प्लान्ड था, बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप, मतलब वो प्लान्ड वे में किया गया। जैसे पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज़ किया गया 1982 में, फिर इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज़ किया गया 1998 में। तो सब चीज़ें प्लान्ड वे में चली, इसी वजह से सब चीज़ बहुत अच्छी चली। तभी इन चाइना स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप मार्केट इकोनॉमी। हमें पता है कि चाहे चाइना बोले कि वो ओपन इकोनॉमी है, ये है वो है, मगर फिर भी वहाँ पे जो स्टेट है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हर चीज़ में रहता है। वहाँ पे बताते हैं इवन जो मीडिया भी है वो भी स्टेट की परमिशन के बिना कोई भी न्यूज़ नहीं दे पाता है। और ये जो स्टेट की इंटरफेरेंस है हर चीज़ में, यही कारण बताते हैं कि जो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक की फैली हुई है वो शायद इसी वजह से है, ये न्यूज़ में बोला जाता है। Privatization of agriculture led to remarkable rise in agriculture production and rural economy, which leads to exponential growth in rural industry. एक ये जो प्राइवेटाइजेशन किया था उन्होंने एग्रीकल्चर का, उसके कारण बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ और जिसके कारण जो रूरल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ लेके आई। द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये भी वहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड था उसको इन्होंने राइज़ किया। मतलब चाइना के केस में क्या हुआ, उसकी जो स्टेट थी उसने पॉलिसीज़ डिज़ाइन की और उसे बहुत अच्छे से इन्फोर्स भी किया। देखिए इस केस में ना एक और चीज़ भी आती है कि कहते हैं कि चाइना के केस में जो इन्फोर्समेंट है वो दूर से अच्छा लगता है, मगर अगर तुम उस कंट्री के पार्ट हो, उस कंट्री के सिटीज़न हो, तब तुम्हें पता चले कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। क्योंकि चाइना में स्टेट जो है अथॉरिटेरियन है, तो इस वजह से वो क्या करती है कि वो जो अपने सिटीजन्स हैं उनके ऊपर पूरा प्रेशराइज़ करती है उन्हें, ताकि वो अपने जो गोल है वो अचीव कर सके। चाइना ग्रू इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि पता है आज भी बहुत ज़्यादा है, बट दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट इक्वलेंट, क्योंकि कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, सब चीज़ हुई। इंटरडिपेंडेंसी दैट हैज़ क्रिएटेड हैज़ enabled चाइना टू हैव considerable influence with trade partners। एक ही जो चाइना है हमें पता है उसने अपने आप को कैसे एक्सपोर्ट में परफेक्ट कर लिया है, जिसके कारण जो ट्रेड पार्टनर्स है उसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। मतलब अगर वो चाहे वो अपनी बात कहीं ना कहीं मनवा सकता है। अब जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर था, आपने अगर देखा हो, खैर इस समय तो सिर्फ और सिर्फ हर किसी को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, दैट इज़ पेंडेमिक, पर अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो पहले जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हुआ था तो ऐसा नहीं था कि यूएस की जो भी एक्शंस थे उससे चाइना डर रहा था, इवन चाइना भी इक्वली रिस्पॉन्ड कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि चाइना को भी पता है कि जो यूएस की इकॉनमी है उसमें मेरा एक्सपोर्ट का कितना % जाता है और कैसे मैं उसकी जो पूरी इकॉनमी है उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट करने का पूरा एक क्षमता रखता हूँ। तो ये चीज़ है कि जो यूएस मतलब जो चाइना है उसके पास इतनी ज़्यादा नेगोशिएशन पावर आती है। अब बात आती है इंडिया चाइना रिलेशनशिप की। हमने अभी तक तो ये देख लिया कि कैसे चाइना ने राइज़ हुआ और कैसे चाइना ने अपने आप को इंटरनेशनल अफेयर्स में अपने आप को एक अलग जगह दिलवाई है और अपनी एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है। अब हम देखते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे रहे हैं। देखिए इन पास्ट इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड थे पॉलिटिकल और कल्चरली, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इम्प्रूव होने शुरू हुए थे। तो इसी वजह से जो इनकी इन्फ्लुएंस का एरिया है वो ओवरलैप नहीं करता था और ना ही ये कंट्रीज़ एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जानते थे। पर 20th सेंचुरी में जब when both nation confronting each other they had some difficulty evolving foreign policy to deal with each other। मगर देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी ऐसी चीज़ें आई थी जब ऐसा बोलते थे ना कि इंडिया चीनी भाई भाई, तो वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो अपने आप चीज़ें चेंज होती चली गई। जैसे हमारी केस में तिब्बत का इशू आया था, आपको ध्यान हो तो इंडिया और चाइना के बीच में जो एक बफर था वो तिब्बत था, मगर चाइना की एग्रेशन के कारण जो ये तिब्बत का एरिया था उन्होंने कॉन्कर कर लिया। मगर हमने भी ठीक है, हमारे यहाँ पे इशू रहा था कि हमने जब ये तिब्बत पे कॉन्कर कर रहे थे तब हमने इंटरफेयर नहीं किया, पर उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हमने जो तिब्बत के गुरु थे दलाई लामा उन्हें अपने इधर शरण दिया था। क्यों दिया था, ताकि असाइलम प्रोवाइड किया, ताकि जो हमारी ये गलती है उसे हम सुधार सकें और हमारे पास नेगोशिएशन पावर आ सके जो आज इंडिया के पास है।
और चाइना ने कब तिब्बत को ओवरटेक किया था? 1950 में। उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ओवर कम्पीटिंग टेरिटोरियल क्लेम प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन। आफ्टर 1962 डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन देम वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976, और उसके बाद फिर वही बात हो गया कि इकोनॉमिक डायमेंशन मिला और उसके बाद ये बढ़ने शुरू हो गए। और आज क्या सिचुएशन है कि बायलैटरल ट्रेड जो है चाइना और इंडिया का, वो US 89.6 बिलियन डॉलर्स का है। और आपको पता होगा कि इसमें जो चाइना है उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। राजीव गांधी's visit to China in December 1988 provided impetus for improvement in India-China relations. Pakistan factor in India-China relations. आपको पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने सिंप्लीफाइड नहीं है जितना इतने से एरिया में हमने या इतनी सी स्लाइड्स में हमने देख लिया। इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत सारी चीज़ों के अराउंड इवॉल्व करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान फैक्टर भी आता है, क्योंकि आपको पता है CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लेके भी हमारी कुछ हॉस्टिलिटीज़ हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके कारण इंडिया और चाइना रिलेशंस में इश्यूज़ आते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने इंडिया की मार्केट को काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया है। तो वो सारे इशू हैं, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया और चाइना रिलेशंस में आते हैं। पर खैर इस बुक का जो स्कोप था वो इतना ही था, इसी वजह से हमने इस सारी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया। पर हाँ, जैसे ही हम अपने ये चैप्टर्स ख़त्म करके और चीज़ों की ऊपर चलेंगे, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस करेंगे, तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया चाइना रिलेशंस में आते हैं और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आते हैं। पर खैर इस समय इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और एक बार लास्ट में देखते हैं हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या था? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो 3 निकले, EU, आसियान और चाइना। EU के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा कि उसके चैलेंजेस क्या है, फिर आसियान के बारे में डिस्कशन किया, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह देखे, फिर हमने चाइना के बारे में डिस्कस किया, चाइना कैसे इवॉल्व हुआ है, फिर इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस पूरी वीडियो की जो नोट्स हैं उसको डाउनलोड करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।